सर भारत में इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, आंदोलनों का देश है ये आप कह सकते हैं। आप ग्राउंड पे आए और आंदोलनों को जब आप देखेंगे तय है कि आपको समझ में आएगा कि जिस तरीके की तैयारी होनी चाहिए थी शायद उस तरह की तैयारी नहीं रही। ऐसा थोड़ी ना कोई नहीं आएगा, कोई ना कोई मिल लेगा, ऐसे थोड़ी ना सोनम वांगचुक की डेथ हो जाएगी, लेकिन ऐसा पहली बार है नहीं। स्वामी ज्ञान स्वरूपानंद जो प्रोफेसर जीडी अग्रवाल थे, उन्होंने गंगा की लड़ाई ही अंतिम दम तक लड़ी, क्योंकि यही नियति होने वाली, आगे हम यही मान के चलें। मुझे ऐसा लगता है ना कि 2018 में जब करते हैं वो 111 दिन तक अनशन पे रहते हैं, कुछ पूछने नहीं जाता है, तो वो नाराजगी भी नहीं जनता के बीच में आई। लोग आ रहे हैं, लेकिन लोग आ रहे हैं इससे वैसा आंदोलन नहीं हो जाता है जिससे इंपैक्ट क्रिएट हो। इस पूरे आंदोलन का मकसद है, इस पूरे प्रोटेस्ट का मकसद है, तो माफ कीजिए लेकिन ये जन आंदोलन जैसा कुछ दिखता नहीं। फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है तब क्या? तो फिर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करेंगे क्यों? हो गया, री एग्जामिनेशन हो गई थी एक बार गलती, अब हो गए लोग शांत, लोग खुश हैं कि बच्चे हमारे एग्जाम दे करके आ गए हैं। कि सोनम वांगचुक किसी भी देश के लिए एक धरोहर है, तो वी जस्ट कैन नॉट लूज सोनम वांगचुक। अभी तो दहशतगर्दों की श्रेणी में डाल दिया गया उनको। अब क्या मान सकते हैं कि सीजेपी प्रोटेस्ट इज काइंड ऑफ अ फेल्ड प्रोटेस्ट? मैं किसी भी प्रोटेस्ट को फेल्ड प्रोटेस्ट तो नहीं कह सकता हूं। नमस्कार दोस्तों, क्या सोनम वांगचुक की मौत के बाद ही सरकार को शर्म आएगी? ये सवाल उठने लगे हैं। कारण क्या है कि उनकी भूख हड़ताल को 15 दिन हो चुके हैं, आज 16वां दिन है। इतने दिनों में ना कोई नेता मंत्री कुछ करना या मिलना तो छोड़ दीजिए, कुछ बोलते हुए भी नजर नहीं आया है। सर भारत में इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, अन्ना आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसकी वजह से सरकार गई तो चली ही गई, लोगों में नाराजगी जो दिखी, लोग इकट्ठे भी आए। जेपी आंदोलन, आंदोलनों का देश है ये आप कह सकते हैं। वहां पे अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, हड़ताल कर रहा है, बात मरने की आगे, क्योंकि जो विजुअल आए हैं कल के सोनम वांगचुक के वो बहुत ही चिंताजनक है, जिस तरह से उनका स्वास्थ्य जो है डिक्लाइन हुआ है। तो क्या आंदोलनों से फर्क पड़ना नेताओं को बंद हो गया है और साथ साथ जनता को भी? क्या फर्क अब नहीं पड़ता है? क्या आंदोलन प्रधान देश में अब आंदोलन नहीं कर सकते? इसमें कोई दो राय तो है नहीं कि फर्क कम पड़ने लगा है या पड़ता ही नहीं है सरकार को। लेकिन मुझे लगता है ना कुछ और चीज़ों की तरफ भी हमको इसमें ध्यान करना होगा। अभिजीत दीपके जो सीजेपी के फाउंडर थे, उनके मैं ट्वीट्स देख रहा था। एक ट्वीट या इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्होंने लिखा कि इसको ईगो की लड़ाई ना बनाएं, सोनम वांगचुक की तबीयत खराब है, उसी कॉन्टेक्स्ट में वो ये बात कर रहे थे। ईगो की लड़ाई आप कह रहे हैं ये ठीक है, आंदोलन शुरू हुआ जो बहुत बढ़िया चीज़ थी, होना ही चाहिए, शिक्षा का मुद्दा था कॉन्टेक्स्ट में। सीजेपी का जो जन्म होता है या सीजेपी जिस तरीके से आती है एग्जिस्टेंस में, वो एक सोशल मीडिया पेज थी, इंस्टाग्राम का पेज था, सटायरिकल एक वेबसाइट थी जो सटायरिकल वेबसाइट थी। इसके बाद कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ग्राउंड पे आ जाओगे तो क्या। तो मुझे लगता है कि पहला ईगो बैटल तो यही था कि क्लैरिटी नहीं थी कि आप सटायरिकल पेज हैं, आप ऑनलाइन प्रेशर एक्सर्ट करने वाला ग्रुप है या फिर ग्राउंड पे आएंगे। अब जब आप ग्राउंड पे आए और आंदोलनों को जब आप देखेंगे तब मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा कि जिस तरीके की तैयारी होनी चाहिए थी शायद उस तरह की तैयारी नहीं रही। सीजेपी प्रोटेस्ट हम लोग खुद गए हैं और ये कहते हुए हैविंग सेड दिस कि भारत जैसे देश में जिस तरह की स्थिति है आंदोलन होने चाहिए, लेकिन सीजेपी जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट कर रही है मुझे लगता है तैयारी जो है वो नाकाफी थी। मोबिलाइजेशन लोगों की दिखती नहीं है। सीजेपी से जुड़े लोगों से आप बात करिए, वो कहते हैं नहीं लोग आ रहे हैं, लेकिन लोग आ रहे हैं इससे वैसा आंदोलन नहीं हो जाता है जिससे इंपैक्ट क्रिएट हो, खासतौर पे मोदी जी का जो सरकार चलाने का तरीका है उसको देखते हुए। तो मुझे लगता है एक तो तरीका नाकाफी था। दूसरी बात, आंदोलन आप कर रहे थे एजुकेशन सिस्टम पे, राइट? आपकी डिमांड जो रही वो पहले दिन से रही सैक धर्मेंद्र प्रधान, जो कहीं से भी इनवैलिड डिमांड नहीं लगती है। हो सकता है कि आपकी डिमांड बिल्कुल जायज़ हो, लेकिन उसके आसपास जो चीज़ें और होनी चाहिए थी उसकी बात बहुत कम हुई। एजुकेशन सिस्टम को लेकर आपने बात बहुत कम की, पॉलिसी में किसी चेंज को लेकर आप बात कर रहे हो ये बहुत कम था। तो आपका सिंगल पॉइंट एजेंडा ये था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए। और जब ये डिमांड आई थी और ये लोग जंतर मंतर पे लंबे समय के लिए नहीं बैठे थे, पहला आंदोलन दिल्ली में हुआ, उसके बाद अलग अलग शहरों में, तब भी मैंने सीजेपी के प्रवक्ताओं से बातचीत की। उनसे मैंने यही पूछा कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है तब क्या। तो क्लैरिटी उनके पास तब भी नहीं थी, क्लैरिटी अब भी नहीं है कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। तो इस पूरे आंदोलन का मकसद क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भर है? अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भर इस पूरे आंदोलन का मकसद है, इस पूरे प्रोटेस्ट का मकसद है, तो माफ कीजिए लेकिन ये जन आंदोलन जैसा कुछ दिखता नहीं फिर। क्योंकि आपकी ये लड़ाई फिर व्यक्तिगत दिखती है।
धर्मेंद्र प्रधान कितने नाकाबिल साबित हुए, हम कई बार बातचीत कर चुके हैं इसके बारे में। पेपर लीक के मुद्दे कितने महत्वपूर्ण हैं, इस बारे में हम कई बार बातचीत कर चुके हैं। लेकिन केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे भर से क्या चीजें दुरुस्त हो जाएंगी? पॉलिसी में किसी चेंज के बारे में आप बात कर रहे हैं क्या? तो ऐसा कुछ नहीं दिखता है। बीते समय में बहुत सारे आंदोलन तो चलिए नजर में ही नहीं आते, और मुझे लगता है प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, संपूर्णानंद, इनकी बात हम लोग जरूर करेंगे कि 111 दिन मेरे हिसाब से निवेदिता उन्होंने फास्ट किया था और लास्ट में उनकी मौत हो जाती है। सरकार ने तो नहीं सुनी। और ये जीडी अग्रवाल पहली बार नहीं कर रहे थे प्रोटेस्ट, कांग्रेस के शासनकाल में भी उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किए, लंबे लंबे प्रोटेस्ट किए और सरकार ने तोड़वाया। जीडी अग्रवाल के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा, हम लोग बात करेंगे भी इस पे। जो मेजर एक आंदोलन हम लोगों ने विटनेस किया है बीते 15-20 सालों में, वो अन्ना आंदोलन था। अन्ना 2 बार आंदोलन पे बैठते हैं। अब आप डिमांड देखिए वहां क्या था, भ्रष्टाचार का मामला था, और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आप पॉलिसी में कुछ सजेशन दे रहे थे कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो देयर वाज एन ओपन एंड जहां पे बात हो सकती है। ठीक है, तो पहला आंदोलन अन्ना जब करते हैं, भूख हड़ताल पे जब बैठते हैं, तो चौथे 5वें दिन सरकार उसे तोड़वा देती है, ये कहते हुए कि बात करेंगे, आपकी कुछ मांगों को मान लिया जाएगा। मतलब स्पेस ऑफ डिस्कशन तो हो ना, तब वो होगा। तो सर, और ये बात हुई। फिर दूसरे आंदोलन, दूसरे भूख हड़ताल पे अन्ना अगस्त 2011 में बैठते हैं, जिसके बाद फिर उसे तुड़वाया जाता है। ठीक है, और एक्शन टूटता कैसे वो आंदोलन कि आपका सेशन चल रहा होता है पार्लियामेंट में और डिबेट होती है अन्ना के मांगों के ऊपर। एक तो अभी मानसून सेशन जो है 20 जुलाई से शुरू होगा, सेशन चल नहीं रहा है, तो क्या टाइमिंग भी आप लोगों ने सोच समझ के नहीं रखा क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है। मतलब पूरी जो ओवरऑल तैयारी है ना आंदोलन की, उस पर भी सवाल तो पूछना पड़ेगा। इन सब के बावजूद जो मैंने सबसे पहले कहा कि ऑब्वियस सी बात है, आंदोलनों का जो असर पड़ता है वो असर उस पर पड़ता है जो असर ले। मेरी आहों में असर है कि नहीं देख तो लूं, ये गजल है ना, मेहदी हसन साहब ने गाया है। तो किसी की आहों में असर रहा नहीं है। अब ये समझिए जिंदगी की कोई कीमत जो है वो रहती दिखती ही नहीं है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो नहीं होगी भाई। राजनाथ सिंह क्लियरली कह चुके हैं कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। पेपर लीक्स हुए और लाखों बच्चों का जो भविष्य है वो आधार में लटका, लाखों बच्चे जो है चिंतित हैं। ट्रेन हादसे कितने हुए इस देश में, और लगातार हुए, बड़े बड़े ट्रेन हादसे हुए। क्या अश्विनी वैष्णव से कोई सवाल पूछा गया? क्या अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा हुआ? नहीं, बल्कि वो पावरफुल से मोर पावरफुल होते चले गए, वीडियोस डिलीट भी कराने लगे वो तो। राइट है ना, तो पावरफुल से मोर पावरफुल बनते चले गए। तो ये तो सरकार के काम करने का तरीका है। तो इस तरीके पे भी आप लोगों ने सोचा था क्या, विचार विमर्श किया था क्या? मुझे लगता है नहीं। और अब ये जो पूरा एडुकेशन को लेकर जो आंदोलन हो रहा था, जिसका सिंगल पॉइंट एजेंडा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये सब कुछ सोनम वांगचुक के इर्द गिर्द जो है वो घूमता नजर आ रहा है, जो बहुत अनफॉर्चुनेट है। अनफॉर्चुनेट ये इसलिए है क्योंकि सोनम वांगचुक जैसी पर्सनैलिटी किसी भी देश के लिए धरोहर होती है। वी जस्ट कैन नॉट अफोर्ड टू लूज हिम। बहुत कम लोग हैं सोनम वांगचुक जैसे। लेकिन मुझे यही लगता है तैयारियों में थोड़ी सी कमी थी, और मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा सोचा विचारा गया, और सरकार को समझने में या एनालाइज करने में भी कमी रहेगी। सर लेकिन देखिए, एक सवाल ये भी है कि लोग कह रहे हैं ये तो ओवर एग्जैजरेशन है। ठीक है, भूख हड़ताल है, टूट जाएगी, ऐसा थोड़ी ना कोई नहीं आएगा, कोई ना कोई मिल लेगा, ऐसे थोड़ी ना सोनम वांगचुक की डेथ हो जाएगी। लेकिन ऐसा पहली बार है नहीं। स्वामी ज्ञान स्वरूपानंद जो प्रोफेसर जीडी अग्रवाल थे, उन्होंने गंगा की लड़ाई ही अंतिम दम तक लड़ी। जब 2013 में वो अनशन करते हैं, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस समय 3 अधिकारियों की, जो कि गंगा रिवर बेसिन से जुड़े हुए थे, उन अधिकारियों का इस्तीफा होता है और उनका अनशन टूटता है। वही 2018 में जब करते हैं, वो 111 दिन तक अनशन पे रहते हैं, कुछ पूछने नहीं जाता है, उनकी मौत हो जाती है। सरकार का ये जो आपराधिक रवैया है सो है, लेकिन उनकी मौत के बाद से आप देखिए कि वो नाराजगी भी नहीं जनता के बीच में आई, और उस समय तो लहर वाली भी बात चल रही थी। तो नाराजगी अगर नहीं दिख रही है, इसलिए मैंने जनता के भी गुस्से की बात की। तो क्या सोनम वांगचुक या फिर ऐसा कोई भी प्रदर्शनकारी हो, उनकी यही नियति होने वाली, आगे हम यही मान के चलें? मुझे ऐसा लगता है ना कि पाठ्यक्रम की याद आती है मुझे स्कूल में जब हम पढ़ते थे, और उस पाठ्यक्रम में कुछ ऐसा था, थोड़ा बहुत मैं भूल रहा हूँ, लेकिन जो एग्जैक्ट था कि जब भेड़ियों का या भेड़ों का झुंड चलता है तो वो देखता नहीं है कि कहाँ जा रहा है। भेड़ों के झुंड को लीड करने वाला भेड़ जिस तरफ जाता है, भेड़ जो है बाकी
उसको फॉलो करते रहते हैं। तो आपका जो शासन है, आपको लीड करने वाले लोग जो हैं, उनकी जो संवेदनशीलता है वो आप तक ट्रांसफर होती है। पता पड़ता है कि देश में किस तरह का माहौल है, आप कितने संवेदनशील हैं। तो दरअसल आप संवेदनशील रह नहीं गए हैं, जनता जो है, और इसमें जनता का फॉल्ट नहीं है, ये पूरा माहौल इसी तरीके का बन रहा है। तो इसमें जो लोग कोशिश करके संवेदनशील होते हैं, मतलब संवेदनशीलता भी ऐसा नहीं है कि आप एकदम से रहेगा, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, आजादी के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, अपनी डिग्निटी के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेट चीजें हैं लेकिन ये करना पड़ेगा। तो कुछ लोग हैं जो अब भी एफर्ट्स डाल रहे हैं आजादी के लिए, फ्रीडम स्पीच के लिए, अपनी लाइफ की डिग्निटी के लिए। तो ऐसे लोगों को एक तो पहले ट्रेन करना होगा, ऐसे लोगों को उस तरह के मौके लगातार देने होंगे, तब आप ट्रेन कर पाएंगे। तो लोगों की फॉल्ट मुझे कम दिखती है, लेकिन पूरा जो माहौल है वो इस तरह का बन गया है जहां संवेदनशीलता का ह्रास हुआ है। आप ये देखें ना, सर आपने जो स्वरूपानंद की बात की, 2013 का आपने जिक्र किया, 2009 में 38 दिनों का उन्होंने भूख हड़ताल किया था। उनकी डिमांड थी भागीरथी नदी पर लोहरी नाग हाइड्रो पावर जो बन रहा था उसको रुकवाना। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के जरिए लिखित आश्वासन मिलता है उनको और उसके बाद वो तोड़ देते हैं। सरकार कितना तवज्जो देती है आपको, आपकी जिंदगियों को, उतना ही तवज्जो आप देंगे जिंदगियों को। जब सरकार कहने लगेगी कि बुलडोजर ही न्याय का प्रतीक है तो लोग बुलडोजर को सेलिब्रेट करने लगेंगे। जब मेन स्ट्रीम मीडिया कहने लगेगा कि घर तोड़वा देना ही न्याय है या पुलिस इनकाउंटर ही न्याय है, तो लोगों को ये लगने लगेगा कि जी हाँ, बुलडोज कर दिया जाना या किसी का इनकाउंटर कर दिया जाना, चाहे बाद में वो फर्जी साबित हो, यही न्याय है। तो न्याय हो, संवेदनशीलता हो, ये तमाम मूल्यों का आरोपण जो है वो सरकारें करती हैं। आज़ादी के आंदोलन में जिस तरह का नैतिक आभा जो है मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी की थी, या फिर पंडित नेहरू की थी, या लाल बहादुर शास्त्री की रही हो, या सरदार पटेल की रही हो, भगत सिंह की रही हो, नेताजी की रही हो, वो सारी नैतिक आभा जो है वो लोग ले रहे थे, परसीव कर रहे थे, और इसी कारण से एक नैतिक बल उनके अंदर था। यूपीए के शासनकाल की हम बात कर लें, मनमोहन सिंह वाले लेटेस्ट की बात करें, ज्यादा पीछे ना जाते हुए, तो वो लोग लगातार सुन रहे थे लोगों को। भाई जेएनयू मनमोहन सिंह जाते हैं, उनको काले झंडे दिखाए जाते हैं और जेएनयू के उन स्टूडेंट्स को डिटेन कर लिया जाता है। मनमोहन सिंह के ऑफिस से, पीएमओ से कॉल जाता है कि स्टूडेंट्स हैं, सलूक ठीक किया जाए इनके साथ और इनको छोड़ दिया जाए। तो फ्रीडम स्पीच के बारे में वो बात कर रहे हैं ना, इसीलिए लोग भी बात कर पा रहे हैं, वो लोगों की डिग्निटी का सम्मान कर रहे हैं। इसीलिए डिग्निटी जो है वो एक विषय रहता है जिसके बारे में बात होती है। इसी कारण से अन्ना आंदोलन जो है बहुत सक्सेसफुल हो पाया, क्योंकि एक स्पेस था। अभी वो स्पेस नहीं है, तो लड़ाई का तरीका जो है वो भी दूसरा होना चाहिए और बहुत ज्यादा सीरियस होना चाहिए। तो ऑब्वियसली लोगों की संवेदनशीलता जो है वो कम हुई है, लेकिन जिम्मेदारी केवल और केवल लोगों की नहीं है। हाँ। जिम्मेदारी उस शासन की भी है, उस नेतृत्व की भी है जो नेतृत्व कर रही है। आप देखिए ना, हिंदू मंदिर की बात हुई या राम मंदिर, हिंदू मंदिर कह रहा हूं मैं, राम मंदिर की बात हुई, या हिंदू धर्म से रिलेटेड किसी भी चीज की जब बात होती है तो शंकराचार्य को गरियाया जाने लगता है। अरे जो लोग मानते हैं उनको तो पता हो ना कि शंकराचार्य की गद्दी जो है हिंदुओं के लिए धर्म के कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ी गद्दी है। नरेंद्र मोदी शंकराचार्य से ऊपर नहीं हो सकते, लेकिन हो गए। अब पढ़ाई लिखाई की बात कर दिए, टीचर्स को मेन स्ट्रीम मीडिया गरिया रही है। वो मेन स्ट्रीम मीडिया जिस पे आपका शो में देख रहा था, 22 लिखना नहीं आ रहा है या बाइक लिखना नहीं आ रहा है, वो टीचर्स को गरिया रहे हैं और लोग आर ओके विद दैट। तो ऐसे नहीं चल सकता है, लेकिन तैयार किया जाता है लोगों को। जैसे गांधी तैयार करते थे सत्याग्रही, वैसे ही ये जो नेतृत्व है ये तैयार कर रही है ऐसे लोगों को जो असंवेदनशील हो, जिंदगी के प्रति जिनकी वैल्यू ना हो, किसी की जान चले जाना बहुत बड़ी खबर ना हो। जैसे आपने सर शुरुआत में बात की कि सीजेपी प्रोटेस्ट जो है पूरा, उसमें प्लानिंग में कुछ गड़बड़ियां रही, टाइमिंग की या जो भी चीज़ें हैं कुछ गड़बड़ियां, लेकिन शुरू से सवाल भी उठते रहे थे। और आप देखिए जैसे किसान आंदोलन हो चाहे शाहीन बाग आंदोलन रहा हो, वहाँ पे क्या था कि जो प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण था, लेकिन क्योंकि बड़ी सड़कें, मेजर सड़कें ब्लॉक्ड थी और आम लोग भी उनको देख रहे थे, तो एक प्रेशर वहाँ पे बन रहा था। ठीक है, शाहीन बाग हो चाहे किसान आंदोलन हो, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि एक जगह पे परमिशन लेकर के ये जा करके बैठ जाते हैं जहाँ से कोई मतलब वहां से नेता गुजरता भी नहीं है। प्रेशर पड़ेगा कैसे? तो ये सवाल है कि केवल प्लानिंग ही नहीं, क्या ओवरऑल हम अब क्या मान सकते हैं कि सीजेपी प्रोटेस्ट इज काइंड ऑफ अ फेल्ड प्रोटेस्ट? इसके क्वेश्चंस उठ रहे हैं, क्योंकि मैं किसी भी प्रोटेस्ट को फेल्ड प्रोटेस्ट तो नहीं कह सकता हूँ, है ना। तकनीकी रूप से हम उन शब्दों का चयन बेशक कर लें। मतलब स्वरूपानंद जी जो जान गंवा देते हैं 111 दिनों की भूख हड़ताल के बाद, क्या वो फेल्ड थे? नहीं थे। एक आदमी की इच्छा शक्ति तो थी ना, एक आदमी तो बैठा था ना। जंतर मंतर पे मोबिलाइजेशन कम है,
भीड़ कम है, लेकिन भीड़ तो है ना, कुछ लोग तो आ रहे हैं ना, उनकी नीयत में तो है ना विरोध करना। और क्या विरोध का जो कॉन्टेक्स्ट है वो गलत है? क्या विरोध का जो आधार है वो गलत नहीं दिखता है? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में खामियां दिख रही हैं। समस्या ये है कि जितनी खामियां दिख रही थी उन सबको आप कंसोलिडेट करके धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर ले आए, तो बहुत सारे लोग हो सकता है आपसे वैसे ही विमुख हो जाए। आपने बात की किसान आंदोलन की या शाहीन बाग प्रोटेस्ट की, शांतिपूर्ण ही थे वो आंदोलन, बिल्कुल कहीं पे हिंसात्मक नहीं हुए थे। सरकार पे दबाव क्यों पड़ा था? एक चीज ये समझिए, जो मोबिलाइजेशन था, जो भीड़ थी, मतलब ऐसा थोड़ी था कि दिल्ली में उनको बैठ जाने दिया गया, उसके बाद उनको लगा कि अब भगाते हैं, ऐसा तो नहीं था। किसान जब आ रहे थे पंजाब से, तो हरियाणा की सड़कें खोद दी गई थी, बैरिकेडिंग्स लग गई थी। उत्तर प्रदेश से आने वाले जो किसान थे या राजस्थान से आने वाले जो किसान थे, उनके रास्ते में दिक्कतें की गई ताकि वो पहुंच ही ना पाए दिल्ली में। अगर बॉर्डर तक पहुंच गए तो बॉर्डर को सील कर दिया गया, बैरिकेड कर दिया गया ताकि वो पहुंच ना पाए। ये दबाव क्यों आया था? क्योंकि उनको पता था कि भीड़ बहुत ज्यादा है, संख्या बहुत ज्यादा है, तो मोबिलाइजेशन था किसानों का, है ना। और कई लोग ऐसे इन्वॉल्व थे जो एक्सपीरियंस भी थे इन चीजों में, जो प्रोटेस्ट करते रहे हैं और जिनके मतलब उनके पीछे एक लिगेसी थी प्रोटेस्ट की, तो दबाव तो वहां से भी पैदा होता है। सीजेपी के पूरे प्रोटेस्ट में एक चीज जो देखने वाली है, पहली बार ये लोग दिल्ली आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं एक दिन का, उसके बाद अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट करते हैं। कोई खास अनाउंसमेंट 10 दिन 15 दिन 20 दिन पहले आप अनाउंस करेंगे, अनाउंस के बाद आप प्रैक्टिस में लाएंगे उस चीज को लोगों को जोड़ने के लिए, वो चीज की कमी दिखती है, वो अभाव दिखता है। आप मेरे हिसाब से 8 जून को पहली बार ये लोग दिल्ली में बैठे, और उसके बाद 22 जून, शायद 22 जून या 23 जून को ये लोग दिल्ली में दोबारा, 6 जून को पहली बार बैठे और 22 या 23 जून को दूसरी बार ये दिल्ली में आए। इस दौरान अलग अलग शहर, जैसे पुणे में ये लोग गए, लखनऊ में कुछ लोग गए, और इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। आउटरीच क्या किया आपने? लोगों को आउटरीच किया क्या आपने? नहीं किया। उसी दौरान ये नीट पेपर लीक जो था, ये एक आधार बना था इस पूरे सटारिकल पेज के आने का भी। नीट पेपर लीक पे बहुत सारे टीचर्स जो थे कोचिंग वाले, वो वोकल थे। वो टीचर्स आपके स्टेज पे एक दिन के लिए आए, लेकिन जुड़े क्या आपसे? तो आउटरीच करने का तरीका गलत था, या टीचर्स जो थे वो भी आपके खिलाफ थे। कांग्रेस आपसे पहले से मतलब सीजेपी के प्रोटेस्ट से पहले से नीट पेपर लीक पे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट कर रही थी। जब सीजेपी प्रोटेस्ट करने आई तो एक चीज पंकज श्रीवास्तव जी बड़ा अच्छा बताते हैं, कहते हैं कि जो प्रोटेस्ट है ना वो लीड करता है और जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन होता है वो फॉलो करता है। इस केस में क्या है कि पॉलिटिकल ऑपोजिशन इस मुद्दे पर लीड कर रहा था। उसके बाद आप आए तो जो बयानबाजियां थी कुछ शुरुआत में, मुझे लगता है शुरुआत में वो गलत था कि कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, हम ही हैं, युवाओं को मौका नहीं मिल रहा है बोलने का, युवाओं को अपना आक्रोश जाहिर करने का मौका नहीं मिल रहा है। अरे तो आप तो पॉलिटिकल ऑपोजिशन को भी नलीफाई कर रहे हो, तो आप लड़ किसके खिलाफ रहे हो? एक सवाल ये भी उठा। मुझे लगता है इस कारण भी मोबिलाइजेशन की कमी है। तो आउटरीच करने के लिए अभिजीत दीपके साहब ने क्या क्या किया, या पूरी सीजेपी की टीम ने क्या क्या किया, ये देखना पड़ेगा। मीडिया की बात कई लोग करते हैं कि मीडिया नहीं दिखा रहा है इसीलिए मोबिलाइजेशन नहीं हो रहा है। भाई मीडिया तो किसान आंदोलन को भी बुरे लाइट में ही दिखा रहा था। मीडिया शाहीन बाग तो खैर उनके लिए पाकिस्तानी आंदोलन हो गया था, और किसान आंदोलन खालिस्तानी आंदोलन हो गया था। और मैं यही कह रहा हूं, तैयारी तो यही होती है ना। आपको नहीं पता था आप सरकार के खिलाफ अगर बैठेंगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगे तो मीडिया आपको नहीं दिखाएगा? मतलब ये तो ओपन सीक्रेट है कि मीडिया नहीं दिखाएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया। और जंतर मंतर की प्रोटेस्ट साइट पर अगर आप जाकर देखें तो बहुत सारे क्रिएटर्स जिनके नंबर्स बहुत अच्छे हैं, जो इंस्टाग्राम पे ठीक ठाक देखे जाते हैं, वो लोग वही हैं और वो लोग लगातार आपको कवर कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिव मीडिया जो है वो भी ठीक ठाक कवरेज आपको दे रहा है। तो अगर मीडिया से शिकायत है तो फिर ये हंसी वाली चीज है, क्योंकि ये तो आपकी तैयारियों का हिस्सा होना चाहिए ताकि मीडिया नहीं आएगा। और 6 जून जो आपने मुझे करेक्ट किया डेट, 6 जून को जब ये पहली बार दिल्ली पहुंचे निवेदिता, तो हम सब लोग वही थे प्रोटेस्ट साइट पे, और हमने देखा कि किस तरीके से जो फॉरेन मीडिया थी वो भी यहाँ पर थी, बल्कि बड़े नंबर में थे, बड़े नंबर्स में थे। और देश के लोग जो मीडिया थी, ऑल्टरनेटिव मीडिया, वो तो वहां पर थी ही थी। तो मीडिया का जितना प्यार आपको मिलना था उससे ज्यादा प्यार आपको मिला है। तो मुझे लगता है आउटरीच करने में या प्लान करने में ओवरऑल कोई ना कोई दिक्कत रही तो है। तो अभी तो मैन ऑफ द आवर की बात कर ले तो धर्मेंद्र प्रधान। अब देखिए धर्मेंद्र प्रधान के पास अब एक बहुत बढ़िया एक्सक्यूज है जो वो इंटरव्यू में बताते भी हैं, बोलते भी हैं कि अब तो एग्जाम अच्छे से हो गया है, ठीक है। और आप नाराजगी भी देखिए, जो लोग बार कह रहे थे कि नहीं एग्जाम करा पा रहे नहीं, जब से नीट का री एग्जामिनेशन हुआ है उसके बाद से इस मामले पे थोड़ा सा
लोग शांत हुए हैं कि हाँ एग्जाम हो गया, बच्चे ठीक से एग्जाम दे करके आ गए हैं, तो एग्जाम भी हो गया है। ऊपर से एक तरह की ढिठाई नेताओं में तो नेचुरली होती है, पर यहाँ पे तो और ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे तो समर्थन है कि नहीं करना है रिजाइन। तो फिर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करेंगे क्यों? हो गया, री एग्जामिनेशन हो गई थी एक बार गलती, अब हो गए लोग शांत, लोग खुश हैं कि बच्चे हमारे एग्जाम दे करके आ गए हैं। इस्तीफे वाली बात तो ये है, राजनाथ सिंह बड़ा क्लियरली कह चुके हैं, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। और मैं फिर से ये बात कहूंगा और रिट्रेट कर रहा हूं मैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जो माहौल बन रहा है या जो कारण बन रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, उससे पहले बहुत सारे कारण बहुत अलग अलग मंत्रियों के लिए बन चुके हैं और इससे बड़े इस्तीफा नहीं हुआ है। तो तैयारी आपकी उस लेवल की होनी चाहिए थी। मगर इस बार भूख हड़ताल है, तुम बहुत हाँ, तो है ना, कुछ हो जाए अगर तो आगे तो यही होगा ना कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे मांगते मांगते मर गए लोग। ठीक है, ऐसा क्या है इनके में भाई? खबर ऐसी जरूर चल सकती है, लेकिन अभिजीत दीपके ने जो ट्वीट किया, मैं चाहता हूं अभिजीत दीपके उस ट्वीट को खुद भी पढ़ें। और मैं नहीं कह रहा हूं कि सीजेपी प्रोटेस्ट या सोनम वांगचुक इसे ईगो का बैटल बना रहे हैं, लेकिन मेरा कहना ये है, जो मैंने पहले सवाल के जवाब में भी कहा था कि सोनम वांगचुक किसी भी देश के लिए एक धरोहर है। कोई भी दूसरा देश होता तो सोनम वांगचुक जिस तरीके का उनका ट्रेट रहा है, जिस तरीके का उन्होंने काम किया, मतलब आप देखिए ना किस लेवल का पढ़ा लिखा आदमी, साइंटिस्ट आदमी, मतलब ब्रेन ड्रेन इस देश की समस्या आज से नहीं रही है, कई सालों से रही है, दशकों से रही है। वो ब्रेन ड्रेन नहीं होता है, वो ब्रेन लद्दाख में रहता है, एनवायरमेंट के लिए काम करता है, ट्राइबल पीपल के लिए काम करता है, देश के लिए काम करता है। एजुकेशन सिस्टम में उसकी जो भूमिका है वो बड़ी शानदार भूमिका है। 15 अलग अलग अवार्ड्स उसे मिले, रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। तो वी जस्ट कैन नॉट लूज सोनम वांगचुक। अभी तो दहशतगर्दों की श्रेणी में डाल दिया गया उनको। अब दहशतगर्द तो कोई भी, आप अर्बन नक्सल हैं, हम अर्बन नक्सल हैं, तो सोनम वांगचुक तो दहशतगर्द होंगे ही। लेकिन कल ही मैं देख रहा था तो वेंकैया नायडू जो हैं वो इनको अवार्ड दे रहे थे, तो तब ये दहशतगर्द नहीं थे। जो सरकार के खिलाफ बोलेगा वो दहशतगर्द होगा। अब ये भी तैयारी का हिस्सा है, इसमें कोई नाराज होने वाली बात नहीं है। तो जाहिर है ना, आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो या तो आप पाकिस्तानी होंगे, मुसलमान हुए तो, सिख हुए तो आप खालिस्तानी हो जाएंगे, अगर आप हिंदू ही हैं तो आप दहशतगर्द हो जाएंगे, आतंकवादी हो जाएंगे, पाकिस्तान परस्त हो जाएंगे, कुछ भी हो सकते हैं। अगर इनमें से कुछ नहीं बोल पा रहे हैं तो आप लिब्रांडू हो जाएंगे। मतलब टर्म्स तो बहुत सारे हैं ना, निवेदिता, तो दहशतगर्द के श्रेणी में इनको रख तो दिया जाएगा। लेकिन सोनम वांगचुक के ऊपर फिल्म बनती है तो वो इंस्पायर करते आए वो कैरेक्टर, तमाम लोग बैठ के तालियां बजाते हैं, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता मंत्री, इनकी फेवरेट फिल्म्स में से एक फिल्म होगी 3 इडियट्स। लेकिन वही सोनम वांगचुक जब युवाओं के लिए जिस विषय पे फिल्म बना, युवाओं का ही फिल्म था ना कि युवा किस तरीके से फोर्स्ड एजुकेशन में घुस जाते हैं और अपने मन की नहीं कर पाते, उन्हीं युवाओं के लिए जब रियल वाला सोनम वांगचुक जंतर मंतर पे भूख हड़ताल पे बैठा है तो सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही उसी है। फिल्म में एक डायलॉग है ना कि आत्महत्या नहीं मर्डर है। इंस्टीट्यूशनल मर्डर तो खैर नीट के कारण जिन लोगों ने खुदकुशी की, जिन बच्चों ने, उनको भी कहा ही गया। और ऑब्वियसली अगर ऐसा होता है क्योंकि सरकार जो है वो सरकार है, थोड़ा सा बड़ा दिल दिखा सकती है। और बड़ा दिल क्या, मतलब थोड़ी सी इंसानियत दिखा सकती है एटलीस्ट, कि हाँ हम इंसान हैं, बात कर सकती है। आपको प्रोटेस्ट से दिक्कत हो सकती है, आपको प्रोटेस्ट की मांग से दिक्कत हो सकती है, कम से कम इस बात से भी दिक्कत हो कि एक व्यक्ति उस मांग को लेकर अपनी जान गंवाने के मुकाम तक पहुंच गया है। और केवल एक व्यक्ति नहीं, ऐसा के स्टूडेंट्स भी हैं जो वहां पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो सरकार को चाहिए कि बातचीत के लिए कम से कम किसी को भेजे, और सीजेपी को भी चाहिए कि कुछ लोगों से बात करे जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं। प्रशांत भूषण भी मुझे स्टेज पर दिखे, योगेंद्र यादव भी स्टेज पर दिखे, संजय सिंह जो आपके सांसद हैं वो भी स्टेज पर दिखे, लेफ्ट के कई नेता, वृंदा करात से लेकर और बाकी लोग जो हैं, दीपांकर, वो सब इस स्टेज पर दिखे, कुछ टीचर्स स्टेज पर दिखे। तो ये जितने भी लोग हैं सिविल सोसाइटी वाले वो भी जाएं और सोनम वांगचुक को कहें कि भाई बस तरीका जो है अब दूसरा अपनाते हैं, आप भूख हड़ताल तोड़िए। मतलब एक है ना, रहेंगे तो लड़ेंगे और लड़ेंगे तो जीतेंगे, तो पहले रहना जरूरी है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और हम लोग भी तो पाकिस्तानी, खालिस्तानी और टूल किट गैंग, अर्बन नक्सल कहलाने के खतरे के साथ ही आप तक खबरें लेकर के आते हैं, बातचीत रखते हैं। तो आपको जो भी बातचीत सुननी हो आप कमेंट में बता दीजिए। इसी के साथ हम लोग अंत की तरफ बढ़ते हैं शो के। हाँ, क्योंकि पहले मुझे टोका जा चुका है कि आदेश रावल सर ने टोका था कि शो का अंत बोलो, अंत मत बोलो। तो शो के अंत की तरफ हम लोग चलते हैं। आप अपने सजेशंस, अपनी टिप्पणियां इस पूरे मामले पे, आपकी राय आप जरूर बताइए। वीडियो अंत तक देखा है तो लाइक कर दीजिए, और जब हम इतना खतरा उठा ही रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, बहुत धन्यवाद।